हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं हूँ हेमराज काबलिया। आप सभी का स्वागत करता हूँ एच के क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमिस्टिफाइंग न्यू फार्म बिल्स और फिर फार्म एक्ट जो आप कह सकते हैं। अब अभी एक्ट बन चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हेमराज काबलिया, बी मैकेनिकल, टैक्सेशन लॉ यूनिवर्सिटी टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, गुड एट पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, इंटरेस्ट इन बुक रीडिंग, क्रिकेट एंड अदर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक लिंक और साथ ही साथ ये है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, जिन्होंने अभी अभी फार्मर्स के साथ में डील की थी फॉर स्टॉपिंग द प्रोटेस्ट इन पंजाब। अब फार्मर दिल्ली में भी जा चुके हैं, ये देखने को मिला है। तो देखते हैं अभी। क्या होता है, तो अकाली दल की जो लीडर है, साथ ही साथ फॉर्मर मिनिस्टर है एनडीए की, हरसिमरत कौर जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है रिसेंटली फॉर रीजन दैट कि 50% ऑफ जो फार्मर्स के शेयर है उनके वोट बैंक में, वो भी, और साथ ही साथ सब्सिडी का जो एक इशू था फार्मर्स की ओर से, वो भी उन्होंने रेस किया। कोल्ड स्टोरेज, एमएसपी, अश्योरेंस और बाकी सारी चीज़ें भी। तो ये है 3 फार्म बिल्स जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अब एक्ट बन चुके हैं। ठीक है, अभी एक्ट बन चुके हैं। 5 जून 2020 को इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 अलाउ करता है फार्मर को सेल करने के लिए उनका प्रोड्यूस कंपनीज को। साथ ही साथ एपीएमसीज के बाहर भी जाकर के फार्मर्स इसे सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उन्हें हाई प्रॉफिट होगा और मिडल मैन को एक्सक्लूड कर देंगे। अपोजिशन का ये कहना है कि एमएनसीज भी मिडल मैन को हायर कर सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ दूसरा जो फार्म बिल है वो कहता है कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ द प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब यहाँ पे अश्योरेंस ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अश्योरेंस के ही ऊपर से अपोजिशन ने क्लेम किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को फंसा रही है। एमएनसीज और फार्मर्स के बीच में जो अब एग्रीमेंट होगा 2 तरीके से हो सकते हैं, जैसे प्री फार्मिंग और फिर पोस्ट फार्मिंग। समझ लीजिए बुआई के पहले अगर एग्रीमेंट हो जाए तो प्री फार्मिंग एग्रीमेंट बोलेंगे, या फिर कटाई के बाद अगर एग्रीमेंट हो किसी प्रोड्यूस के लिए तो उसे पोस्ट फार्मिंग बोलेंगे। इसे सरल भाषा में बताऊँ तो समझिए कि जो रिस्क है फार्मर का वो रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लीजिए कि बुआई के पहले अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो कंपनीज चाहेंगी कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस अपना ला सके। और साथ ही साथ अगर समझिए कि कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उससे भी फार्मर बच जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका रेट फिक्स है ना। और गवर्नमेंट की ओर से फिर उन फार्मर्स को काफ़ी आसानी से उनका मुआवजा मिल सकता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि पैसा कंपनीज पहले दे देंगे, है ना। तो अपोजिशन का यहाँ पे बोलना ये है कि आप इंश्योर कीजिए एमएसपी को, जैसे अश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं। तो अपोजिशन का ये कहना है कि स्टार्टिंग में तो क्रॉप्स का उन्हें मिल जाएगा प्राइस काफ़ी हद तक फार्मर्स को, क्योंकि एपीएमसी जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक एमएनसीज को उन्हें प्राइस देना ही है। एक बार जो एपीएमसी मार्केट के बाहर चले गए तो फिर बंद हो गए, क्योंकि घाटे में तो एपीएमसी ज़्यादा सालों तक चल नहीं सकते। तो फिर धीरे से फिर एमएनसीज क्या करेंगे, वही करेंगे जो जियो ने किया था। जियो ने क्या किया था, फ्री नेट बांटा था काफ़ी समय तक, है ना, ताकि बाकी जो एयरटेल और बाकी सारी कंपनी है वो घाटे में चली जाए। और एक बार जब ऐसा हो गया और काफ़ी सारे उन्हें कस्टमर्स मिल गए, तो फिर उन्होंने अपने न्यू बिल प्लान्स को लाना स्टार्ट किया। और आज हम वही देख रहे हैं कि आज तक एयरटेल, आइडिया, बाकी सब घाटे में ही चल रहे हैं। तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ये पहली बार नहीं आया, असल में ये एक लिस्ट है। ये एक लिस्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स को ऐड भी करती है और निकालती भी रहती है समय समय पर। जैसे कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले निकाला था अनियन और पोटैटो को। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इन्हें गवर्नमेंट नहीं निकालती तो इनकी प्राइसेस जो है वो राइज ही नहीं कर पा रहे थे फार्मर्स के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि फार्मर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन का ये क्लेम है यहाँ पर कि आप पहले कोल्ड स्टोरेज को तो इंश्योर कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोल्ड स्टोरेज ही इंश्योर नहीं किया तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि फार्मर को अच्छे प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि फार्मर उससे प्रोड्यूस करेगा कहाँ पर। और दूसरा है कि लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम। अब हर फार्मर तो अपना सामान इधर से उधर नहीं ले जा करके नहीं बेच सकते एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन बड़े बड़े फार्मर्स बेच सकते हैं। तो उनके लिए लॉजिस्टिक्स रहना काफ़ी जरूरी है। जैसे कोविड पेंडेमिक में लॉजिस्टिक्स पूरी तरीके से ठप्प हो गया था। अब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की असल में जरूरत क्यों है? तो जो क्रॉप की होर्डिंग होती है, जमाखोरी जिसे हम कहते हैं, उससे रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर जमाखोरी होंगी तो चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ेंगे और फिर गलत लोग गलत तरीके से पैसा कमाएंगे। अगर आप जमाखोरी करते हो तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिए। तो कोविड के पेंडेमिक के समय ये सब क्यों हुआ?
तो कई बार अपोजिशन का ये कहना है कि आपने डिस्कशन से बचने के लिए पार्लियामेंट में ऐसा किया है और प्रेसिडेंशियल रेजोल्यूशन के थ्रू इसे पास कर लिया। यह आपने गलत तरीके से आपने अपॉर्चुनिटी का मिस यूज़ किया है और साथ ही साथ एमएनसीज को साथ में लेकर के आपने फार्मर्स के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा है, ऐसा इसका कहना है, अपोजिशन का कहना है। और साथ ही साथ अपोजिशन का ये भी कहना है कि आप एक लीगल फ्रेमवर्क में फार्मर्स को फंसा रहे हो, क्योंकि लीगल भाषा को समझ पाना इतना आसान काम नहीं है और एक बड़े बड़े अग्रीमेंट फार्मर्स के सामने रख दिए जाएंगे, है ना। तो फिर अब फार्मर कैसे डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड में। अब फार्मर्स के बारे में कुछ लॉजिस्टिकली डेटा भी आपको बता देता हूँ कि देश के अंदर फार्मिंग से रिलेटेड कुछ डेटा आपको जो पता होना चाहिए कि देश के अंदर एवरेज लैंड होल्डिंग जो है हमारे देश के फार्मर्स की वो है 1 हेक्टर, है ना। तो 1 हेक्टर लैंड होल्डिंग है, जिसमें 1 हेक्टर के अंदर समझ लीजिए अगर आप गेहूँ की फसल को सिलेक्ट करते हो तो 27 क्विंटल 1 हेक्टर से निकलता है उसका प्रोड्यूस। उसके लिए लगते हैं फार्मर को से 6 महीने, मतलब हाफ ईयर। तो समझ लीजिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेजेंट जो करंट रेट है गेहूँ का तो वो है 1925 रुपये पर क्विंटल। तो फिर इसी हिसाब से हाफ ईयरली मतलब आधे साल में एक फार्मर की इनकम हो जाती है 51,975 रुपये। तो ये मंथली बेसिस पर हो जाएगा 8,662 रुपये और डेली बेसिस पर हो जाएगा 288 रुपीज़। तो जो रास्ते पर पैसा मांगने वाले लोग होते हैं अगर वो भी 4 घर घूमेंगे तो 288 रुपये से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, 288 से ज़्यादा कमा लेंगे। तो इतनी बुरी हालत हमारे देश में फार्मर्स की आज है। तो फार्मर्स की इनकम के अंदर इजाफा कितना हुआ है आज़ादी के बाद से, तो कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि केवल 19% ही इजाफा हुआ है, जबकि पॉलिटिशियंस की जितनी भी इनकम है वो बढ़ी है 280% और ऑफिसर्स की 180%। फार्म लोन अगर आप लेने जाओ, कोई भी अगर फार्म लोन लेने के लिए जाता है किसी भी बैंक में तो उसके इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होती है 19% से। और अगर कोई लग्जरी चीज़ों के लिए लोन लेने जैसे कार, ज्वेलरी, तो उनके लिए इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होती है 7.1% से। तो आप देख लीजिए अब कितना फ़र्क है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है करप्शन की। करप्शन किन के द्वारा? करप्शन है मिडल मैन के द्वारा। फार्मिंग सेक्टर के अंदर जो मिडल मैन होता है वो करप्शन करता है, और वो करप्शन करता है उसकी वजह से फार्मर को उसका हक नहीं मिल पाता। तो सर पॉलिटिशियन, हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं जिनके पास में हज़ारों हेक्टर लैंड है, जो कि अलग अलग लोगों के नाम से लैंड लेकर के उस पर इलीगल फार्मिंग करते हैं। और साथ ही साथ उसके बावजूद भी अगर समझ लीजिए कोई दुष्काल हो गया या फिर किसी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो उसके अंदर सबसे पहले मुआवजा लेने के लिए यही लोग आगे खड़े होते हैं। साथ ही साथ रेड टेपिज्म, जैसे कि आपने ऑफिस का अगर सीरियल देखा होगा मुसद्दी का, तो उसके अंदर आप देख करके समझ सकते हैं कि रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है, जैसे कि रिश्वत ली जाती है। तो इन सबको हमें हटाना होगा। तो वे आउट क्या है इसका? एक अच्छे नोट पर खत्म करते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंश्योर कर दे एमएसपी को, और साथ ही साथ मोर सेफ्टी नेट प्रोवाइड करे फार्मर्स को भी और एपीएमसीज को भी, और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर कॉन्फिडेंस में ले ताकि फेडरलिज्म जो है वो इंश्योर हो जाए, है ना। देश के अंदर फेडरलिज्म को इंश्योर करे तो इससे हमारे देश को वाकई में फायदा होगा। तो यहीं पर एक अच्छे नोट के साथ में इस लेक्चर को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल HK क्लासेस। हिमराज काबलिया साइनिंग ऑफ।